चलो देखो, पिछली बार हम लोग देखे थे धात्विक ऑक्साइड की अम्लों के साथ अवक्रिया। इस टॉपिक में पहले हेडिंग है अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अवक्रिया। ठीक है, लिखो इसके बारे में, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अवक्रिया लिखो, इसमें नोट करो आप लोग। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक, अच्छे से उतारना, गलत नहीं, जो ना है पूछ लिया करो। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार किसके साथ रिएक्शन कराना है? अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अवक्रिया कराना है। तो क्या करोगे? अधात्विक ऑक्साइड में क्या जोड़ना है? प्लस क्षार जोड़ना है आपको। तो आपको उसके फलस्वरूप रिजल्ट क्या आएगा? लवण तथा जल। लवण यानी साल्ट, जल यानी लवण। ठीक, तो चलो इसमें से अधात्विक ऑक्साइड का हम एक फार्मूला लेते हैं जो धातु ना हो। तो CO2 अधात्विक ऑक्साइड, इसके साथ एक हम क्षार ले रहे हैं CaOH का ट्वाइस। ये बता सकते हो, अभी कल ही बताए थे, कैसा क्षार है, प्रबल कि दुर्बल? ये दुर्बल में सिर्फ NH4Cl था ना, ये भी प्रबल में था। ध्यान से याद किया करो, नहीं पिटाई लगेगा। ठीक, इसे क्या पढ़ेंगे? CaCO3। CO3 को क्या पढ़ते हैं? कार्बोनेट। क्या बताए थे? कार्बोनेट। Ca से कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसे क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो है हाइड्रोजन ऑक्साइड। चलो उतारो जल्दी। लिखो, इसमें नोट करो, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति नहीं लिखने आता, लिख लो, प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। हो गया? अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। नेक्स्ट बार हम क्या बताए थे? धात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में क्षारीय होते हैं। देखो उल्टा होता है। ठीक, ध्यान से इधर देखो, धात्विक ऑक्साइड का जो प्रवृत्ति होती है वो कैसा होता है? क्षारीय। और जो ये अधात्विक ऑक्साइड है, इसका प्रवृत्ति क्या होगा? अम्लीय। ठीक, यानी उल्टा रहेगा। चलो इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक लिखो, इसमें स्टार बना के पॉइंट पॉइंट करके लिखो। पहला पॉइंट लिखो, जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जलीय विलयन होगा तो उसमें अम्ल और क्षारक का क्या रिएक्शन होगा? लिखो, पहला, जल की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उपस्थित, H+ आयन उत्पन्न करते हैं।
ये पहले ही बता दिए थे ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी बताए थे कि जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में घुल कर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल। और जो OH- आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षारक। ठीक, बेस, ध्यान से। तो इसका रिएक्शन नीचे लिख लो, H+ H2O ध्यान से देखो इधर, जलीय विलयन में अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिए, हाइड्रोजन या जल विलयन में, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, H+ आयन। इसका एग्जाम्पल उतार लो, एक और नीचे लिख लो, HCl प्लस H2O प्लस H3O प्लस Cl माइनस। ठीक, देखो जलीय विलयन में अम्ल मिलेगा क्या देगा, H+ आयन देंगे। इस रिएक्शन को लिख लो, हो गया, नोट करो इतना, उसके बाद मिटाएं। ये ध्यान देना कि जलीय विलयन में अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, और क्षारक क्या करते हैं, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं ना, घुलने के बाद। ठीक, लिखो दूसरा पॉइंट आप लोग लिखो, जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन देते हैं या OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन, क्षारक जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। पीटेंगे भी, शांत रहो, पहले ये बताओ, बस लिखो। अब जब पूछते हैं तभी बोला करो। जल की उपस्थिति में क्षारक घुल कर क्या देते हैं, OH- आयन। ध्यान से देखो इधर, ये टूट रहा है इसमें ना, Na प्लस OH- आयन। यहाँ पे भी देख लो, MgOH का विखंडन हो रहा है, तो Mg+2 और OH- आयन। तो जब भी ये जल में घुलेंगे तो क्या देंगे, OH- आयन। कौन, क्षारक। और अम्ल क्या देते हैं, H+ आयन। ठीक, एग्जाम्पल उतार लो दोनों जल्दी से, नीचे उदाहरण। सेकंड पॉइंट ये क्षारक का एग्जाम्पल है, उतार लो। थर्ड पॉइंट लिखो आप लोग, हो गया हो तो। ये छोटी छोटी बातें याद किए रहा करो कि अम्ल क्या करेंगे, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, क्षार क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। थर्ड पॉइंट लिखो, हो गया। चलो थर्ड पॉइंट लिखो आप लोग, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। ये तो पहले ही बता चुके हैं ना, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, और जो घुलनशील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। ठीक, जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आप लोग पहले लिखो, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये आप लोग को याद है ना। लिख लो आगे, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। आगे लिखो, बार बार काटो। हो गया क्या, 5 बार बोल चुके, एक भी नहीं लिखे हो। सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। एक बार फिर से लिख लो, ना तोड़ेंगे आप लोग को एक दिन।
जो चीज़ याद है उसको दोबारा रिपीट हो रहा है वो भी नहीं समझ आ रहा। इधर देखो ध्यान से, चलो देखो इधर, इसमें मान लो ये सब क्या हैं, क्षारक हैं, ठीक। ध्यान से देखो इधर, ये सब क्या हैं, क्षारक हैं, ABCD ये सब क्या हैं, क्षारक हैं। तो इसमें से कुछ क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे, कुछ क्या होंगे, जल में घुलनशील नहीं होंगे। ध्यान से देखो, ये सभी क्षारक हैं, कुछ जल में घुलनशील हैं, कुछ नहीं हैं। तो मान लो जैसे हम इसमें से B और D जल में घुलनशील है ना, तो वो क्या कह रहा है, पहले जो लिखे हो फिर से लिख लो, जो ना लिखा हो अगर मिला लो। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, इतना कंप्लीट। अभी फिर से शुरू कर रहे हो, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। उसके आगे क्या लिखे थे हम लोग, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं, या जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इतना हो गया ना। चलो अब देखो ध्यान से, ये तो दो बात हो गई, कौन घुलनशील होता है कौन नहीं होता। अब देखो ध्यान से इधर, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, आप लोग को ये पता है, लेकिन जो नहीं रहेगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्षार नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमेशा पूछता है नोट में, देखो ध्यान से, इसी में से अर्थ निकलेगा। मान लो B और D दोनों क्या हो गए, क्षार, और ये सब क्या हैं, क्षारक हैं, लेकिन ये भी तो क्या है, क्षारक है ना। तो जो भी क्षार बनता है वो क्षारक से ही बनता है, इसलिए एक पॉइंट कहा जाता है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि इसी में से तो पैदा होंगे ना। जितने भी क्षार होंगे एल्कली, सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। बस यही बोल रहा है ना, सभी क्षारक क्षार हो रहे हैं, नहीं, कौन हो रहा है, जो जल में घुलनशील है, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। सभी देखो, सभी क्षार क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होंगे। कौन होगा, जो जल में घुलनशील होगा, ठीक। इस पॉइंट को बार बार उलझा के पूछेगा। पहले तो आप लोग को समझना है मेन चीज़ क्या था, मेन चीज़ बड़ा वाला था, उसका नाम क्या है, क्षारक, और क्या होता है, अम्ल। अम्ल और क्षारक ये दोनों साथ में रहते हैं। इसमें से थोड़ा हमको अलग पढ़ना है। इसमें क्या है, जो जल में घुलनशील होता है उसका नाम क्षार दे दिया गया, लेकिन है तो ये क्षारक ही ना, इसीलिए बोला जाता है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, ठीक, क्योंकि वही होगा जो जल में घुलनशील होगा। बस चलो आगे नेक्स्ट लिखो, चौथा पॉइंट इसमें लिखो, जल के साथ अम्ल या जल के साथ अम्ल या जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय, जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को, हमेशा अम्ल या क्षारक को, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। हो गया। और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए। देखो ध्यान से इधर, जैसे मान लो एक परख नली है, ठीक,
तो इसमें क्या करा है, हमेशा आपको क्या करना है, जब भी कभी मिलाते हो तो जल में क्या मिलाना चाहिए, अम्ल या क्षारक को हम लोग जल में मिलाएंगे ना। जैसे आपको कोई कह दे जल और अम्ल को मिलाना है, तो आप लोग ये नहीं करोगे कि अम्ल में जल डालो, जल में अम्ल डालना है ना। क्या करना है, हमेशा जल में अम्ल या क्षारक को मिलाना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। और क्या करता रहना चाहिए, साथ में उसको हिलाते रहना चाहिए। देखो क्यों, जैसे देखो ये तेजाब या अम्ल एसिड ये ज़्यादा वो होता है ना, तो इसमें अगर हम लोग जल में डालेंगे एक एक बूंद तो आसानी से इसको कंट्रोल कर लेगा, मिल जाएगा। अगर मान लो इतना तेजाब आप लोग भरे हो, पानी डालोगे क्या होगा, सब भाप बन के उड़ता रहेगा ना, मिल नहीं पाएगा। इसलिए हमेशा जो अम्ल या क्षारक होता है वो जल में मिलाते हैं, ना कि जल को इसमें मिलाते हैं, ठीक। और जैसे मिलाओ एक बूंद, खतरनाक, जैसे तेजाब तो देखे हो ना, एक बूंद भी कहीं पड़ता है तो इसको मिलाते समय हिलाते रहना चाहिए। चलो लिखो आगे, सावधानी बरतनी चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप लोग पढ़ चुके हो, कोई बताएगा, कुछ भी बता सकते हो। इसके नाम पढ़ के ही पता चलता है कि क्या होता है इसमें। हाँ, जिसमें उष्मा का क्षेपण होता है, यानी उष्मा बाहर निकलती है ना। अगर हम लोग इसमें मिलाएंगे तो क्या होगा, उष्मा निकलेगा। तो जल में एक एक बूंद मिलाओगे तो वो उष्मा नहीं निकलेगा। अगर वही चीज़ जैसे तेजाब है उसमें पानी डालो तो उष्मा निकल के सब उड़ता रहेगा, ठीक, धुआं बन के सब खत्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं कभी। इतना कंप्लीट हो गया, हुआ। चलो लिखो आगे। चलो थोड़ी सी फिगर बना देता हूँ, वो आप लोग बना लेना। मान लो इसमें अम्ल है और इसमें जल है। चलो बताओ कौन सही है। बताओ जल्दी। सेकंड सही है ना, जल में हमको अम्ल या क्षारक मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जल में अम्ल या क्षारक गिर रहा है, ठीक। तो ये कौन सही है, ये सही है, ये गलत है। इसको दोनों बना लो, ऐसे लिख लेना। एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखना है 6। ये क्या हुआ, चल रहा है लेकिन स्टोरेज फुल हो गया है। फिफ्थ पॉइंट नोट कीजिए, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण, सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण, ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। हाँ, अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं, तथा आप जल सकते हैं।
तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है। ध्यान से देखो, इधर देखो ध्यान से। ये मान लो एक परख नली है, इसमें क्या भरा है? सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल आप लोग को बता चुके हैं ना क्या होता है? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है ना। सांद्र मतलब जैसे गाढ़ा ज़्यादातर, तो ज़्यादा अम्ल रहेगा तो उसे हम सांद्र बोलेंगे। तनु मतलब थोड़ा सा, जिसमें अम्ल क्या रहेगा? तनु यानी कम रहेगा, जल ज़्यादा रहेगा, उसे तनु अम्ल होते हैं, सांद्र ये होता है। तो इसमें कह रहा है कि अगर सांद्र अम्ल में आप जल मिलाएंगे तो क्या होता है? इसमें ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा अस्फलित होगी। जैसे देखो सांद्र अम्ल रहेगा, इसमें जल डालोगे, जब भी कोई चीज़ देखो ऐसे रहता है जैसे एसिड पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे ये रखा है, कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे मान लो चलो आप लोग देखे हो ना, इनो मिलाते हो, इनो ऐसे रखा है तो इसमें क्या फेन निकलता है? ऊपर उड़ता है कोई, या भाप निकलता है? कुछ नहीं ना। कब रिएक्शन करता है? जब पानी में डालते हो। ये आप लोग गिलास, ये तो यही वाला समझो, सेम एकदम पोजीशन होता है। मान लो ये जलनशील नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो सांद्र अम्ल रहेगा, मान लो जलनशील है तो क्या होगा? गिलास में पानी है, शांत है, इसमें थोड़ा अम्ल डालते हो पानी में, तब भी देखो इतना ऊपर जाता है ना, तब भी इसमें से क्या बुलबुले निकलते हैं, ऊपर तक जाता है। उसके बाद इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको जल में अम्ल मिलाना चाहिए। वही चीज़ यहाँ भी बोल रहा है, अगर आपको अम्ल है, इसमें जल डालोगे, क्या होगा? जब रिएक्शन होगा तो ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, एक बैग जैसे निकलेगी। तुम्हारा आपका हाथ जैसे जिससे मिला रहे हो जल सकता है, और इसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा? परख नली टूट जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देख लो, जल में ही इनो को मिलाते हो, फिर भी देखो कितना करता है ना। एक गिलास पानी में थोड़ा सा इनो डालते हो, जो विधि है डालने की, तब भी देखो फेन निकलता है। जल में हम लोग क्या मिलाते हैं? एसिड यानी अम्ल मिलाते हैं। लेकिन ये जो इनो होता है क्या होता है? क्षारक होता है। ठीक, तभी आपका पेट सही करता है ना। ये जो इनो क्या होता है? क्षारक होता है। देखो क्यों? जो हमारे पेट में पाया जाता है HCl, ये क्या है? एसिड है। ठीक, जैसे आप लोग जो भी खाते हो, खाना पचता है तो वो क्या होता है? ढकार आती है, तो उसमें अगर खाना नहीं पचता तो ये सब क्या होता है? अम्लीय रूप में रहता है, और मतलब गैस बनी रहती है, और मतलब कि खाना पचता नहीं है। तो क्या करते हैं? इनो पीते हैं। इनो क्या होता है? उसमें क्षार होता है। ठीक, इसके लिए अलग से बताएंगे कभी। तो इसमें क्षार होता है, तो इन दोनों का रिएक्शन होता है ना, इन दोनों का रिएक्शन होता है। तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसे हम लोग क्या पढ़े थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया ना। जब अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए हमारा पेट सही हो जाता है, इसलिए इनो पीते हो। तो चलो इतना हो गया। अब हेडिंग लिख लो आप लोग, न्यू। जल को अम्ल में डालने से क्या क्या होगा? सिर्फ हेडिंग में लिखो, जल को अम्ल में डालने से, जल को अम्ल में डालने से, जल को अम्ल में डालने से जल को अम्ल में डालने से। चलो देखो क्या होगा। जल को अम्ल में डालने से
जल, हेडिंग लिख रही है वो, कितना टाइम हुआ? चलो तो 15 मिनट पढ़ लो। देखो चल रहा है वीडियो की स्टोरेज ख़त्म। लिखो इसमें आप लोग, जल को अगर हम लोग देखो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, हमको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए जल में अम्ल को मिलाना चाहिए ना। लेकिन अगर हम लोग जबरी करें कुछ कभी रिएक्शन, तो क्या होता है ना, करते नहीं। जैसे तुम्हें हम कह दें कि ये जल में ही तुम डालना, लेकिन तुम घर पे जाओगे सोचोगे कभी मिल जाए, देखे क्या होता है ना। तो देखो क्या होता है, अगर जल को हम लोग अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा ना, क्योंकि जिस चीज़ के लिए रोका जाता है वही चीज़ करते हो। तो देखो अगर ऐसा उल्टा करोगे तो क्या होगा। लिखो इसमें, मिश्रण आस्फलित होकर, मिश्रण आस्फलित होकर, मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। आस्फलित होकर बाहर आ सकता, मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। यहाँ भी लिख लो एक और, स्थानीय ताप के कारण, स्थानीय ताप के कारण कांच टूट सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच टूट सकता है। कांच टूट स्थानीय ताप के कारण कांच टूट सकता है। ठीक, स्थानीय ताप के कारण कांच टूट सकता है। हो गया इतना। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है, स्थानीय ताप के कारण कांच टूट सकता है। ठीक, अगर कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लीजिएगा तो उत्तरी में जल को अम्ल में डालने से क्या होता है, वैसे डालना चाहिए जल में अम्ल को बूंद बूंद करके और हिलाते रहना चाहिए ना। लेकिन अगर हम उल्टा करेंगे, जल को अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, मिश्रण बाहर आ सकता है जिससे हम जल सकते हैं। स्थानीय ताप के कारण कांच टूट सकता है, यानी जिस बर्तन में हम लोग मिलाएंगे। चलो ध्यान से देखो, जो हम लोग परिभाषा जान चुके हैं इस चार्ट के माध्यम से हम लोग शॉर्टकट में जानेंगे। ठीक, अम्ल की अवक्रियाएं यानी एसिड जो होता है उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, तो क्या क्या रिएक्शन होता है। ध्यान से देखो, पहला हम लोग पढ़े हैं एसिड का रिएक्शन किसके साथ होगा, धातु के साथ। किसके साथ, यहाँ पे देखो जो तीर बना है सबके साथ में ही पढ़ना है इसको कैसे। तो अम्ल यानी एसिड की रिएक्शन धातु यानी मेटल्स के साथ होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है एसिड प्लस मेटल दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में नॉर्मली में पूछ सकता है कि एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ करोगे तो क्या होगा। तो हमको बताना है कि एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ करने पे साल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती, बस इतना याद रखना है। फिर हमको याद करना है अम्ल की अवक्रियाएं धात्विक ऑक्साइड के साथ होगा तो क्या बनता है, बस याद कर लो कि एसिड का रिएक्शन धात्विक ऑक्साइड के साथ होता है तो साल्ट बनता है और वाटर। ठीक, उसके बाद एसिड का रिएक्शन धातु बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो क्या होगा, धातु जानते हो ना मेटल्स, बाइकार्बोनेट यानी CO3। ठीक, बताए थे ना दामन बेकिंग सोडा, उसी को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे देखो अम्ल की अवक्रियाएं धातु बाइकार्बोनेट के साथ होगा तो क्या होता है, लवण प्राप्त होता है यानी साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ये जल वाटर। ठीक, चौथा देख लो अम्ल की अवक्रियाएं धातु कार्बोनेट के साथ होगा तब क्या बनेगा,
वही बनेगा जो इसमें बना था, ठीक है। यानी आपको सिंपल सा याद करना है कि धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल का यानी एसिड का रिएक्शन करोगे तब भी लवण CO2 जल बनेगा, और बाई कार्बोनेट यानी कार्बोनेट के साथ करोगे धातु के तब भी लवण CO2 जल बनेगा। ये दोनों याद हो गया ना। अम्ल की अभिक्रियाएं धातु कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ करने पर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, ठीक। इधर करने पर क्या बनेगा, धातु के साथ लवण बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और धात्विक ऑक्साइड के साथ करने पर क्या होगा, लवण बनता है तथा जल। याद हो गया, चारों याद कर लो, ठीक। एक बार देख लो, अम्ल का रिएक्शन धातु बाई कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट दोनों में क्या बनेगा, लवण CO2 जल, और धातु के साथ अम्ल की क्रिया करोगे क्या होगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस, और धात्विक ऑक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करोगे क्या बनेगा, लवण तथा जल। इसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन में कैसे लिखते हैं, पहले अम्ल लिखोगे, जैसे यहाँ पे एक लिखा गया है ना, पहले अम्ल लिखो, किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है, धातु के साथ, तो प्लस धातु एरो बनाओ, रिएक्शन हो रहा है, क्या प्राप्त हुआ, लवण तथा जल। बस जो चीज़ इतना लिखा जाता है, हेडिंग में लिखा जाता है, उदाहरण में लिखा जाता है, फिर उसको अपने वाक्यों में बोला जाता है, उसी को यहाँ पे समझने के लिए शॉर्टकट में लिखा गया है ना। कैसे पढ़ोगे, इस खाना में से इधर जाना तब ऊपर, ठीक। अम्ल की अभिक्रियाएं धातु के साथ करोगे तो क्या बनेगा, लवण तथा जल। अम्ल की अभिक्रियाएं इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, ये। फिर अम्ल की अभिक्रियाएं इसके साथ करोगे तो क्या बनेगा, लवण CO2। नहीं आ रही क्या, अम्ल की अभिक्रियाएं धात्विक के साथ करोगे लवण तथा जल। हो गया, बस। अब इतना चारों कल नहीं याद रहेगा तो हड्डी तोड़ेंगे। लिख लो, ना लिखे हो अपना जल्दी से उतार लो, नहीं तो। चलो आज के लिए बस इतना ही।